बच्चों, कल की क्लास में हमने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स तक बात कर ली थी। कहाँ तक बात कर ली थी? ह्यूमन कैपिटल की प्रॉब्लम्स। आज बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया फिज़िकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। फिज़िकल कैपिटल क्या होती है? जो गुड्स, जो आपकी बिल्डिंग, लैंड, मशीन, आप अपने बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाते हो जो टेंजिबल नेचर की हो। और ह्यूमन कैपिटल आपकी स्किल, आपकी नॉलेज जो आप अपने बिजनेस में लगाते हो जो इंटेंजिबल है। ये डेप्रिशिएट होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, इसका बेनिफिट ऑनर को मिलता है, इसका बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलता है। इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको सेपरेट किया जा सकता है। बराबर रिवीजन रोज़ कराता हूँ, प्लीज़ याद करा करो, प्लीज़, आपके लिए होता है रिवीजन। सामने देखो। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। अगर मैं लगातार अपनी ह्यूमन कैपिटल में ऐड ऑन करता जाऊंगा, अपनी स्किल में, अपनी नॉलेज में ऐड ऑन करता जाऊंगा, इसे और अपग्रेड करता जाऊंगा, तो ये होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये कैसे होगा? 5 चीज़ों में इन्वेस्ट करने से। कोई आपसे पूछे हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, आप बोलोगे 5 चीज़ों में इन्वेस्ट करने से। किन चीज़ों में? ठीक है, इस चैप्टर से हम भी ये 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा गोल बना ले आज से, कि हमें भी ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करना है फिज़िकल कैपिटल के मुकाबले में। ये 5 चीज़ें लगातार किस पे? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग। अब माइग्रेशन पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन, इन 5 चीज़ों के बारे में बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया ह्यूमन कैपिटल के फ़ायदे क्या है। सामने ह्यूमन कैपिटल का फ़ायदा क्या है? पहला, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है, हमारा एटीट्यूड, हमारा सोशल आउटलुक चेंज हो जाता है, और पार्टिसिपेशन बढ़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, हायर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी हो गया। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। फिर मैंने आप लोगों को कहा इसके नुकसान क्या है। नुकसान इन द सेंस हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जितनी ह्यूमन कैपिटल बढ़नी चाहिए उतनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। ये भी 5 अच्छे पॉइंट बताए थे मैंने। पहला पॉइंट, हाई पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन के अंदर का भी याद रखना। हाई पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारे एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज़ में पर हेड अवेलेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या कम हो रही है? जैसे आज अगर एक हॉस्पिटल है और मरीज़ 10,000 है, लेकिन उस हॉस्पिटल में बेड 1,000 है, तो हम 1,000 का ही इलाज कर पा रहे हैं, 9,000 का इलाज नहीं कर पा रहे। एक स्कूल है, उसमें पढ़ाने की क्षमता 2,000 बच्चों की है, और उस एरिया में 3,000 बच्चे हैं, तो हम वो 1,000 बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। इस चक्कर में एजुकेशन और हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर घुसता जा रहा है। क्या घुसता जा रहा है? और प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट के लिए, पहले भी बात कर चुका हूँ। और वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो प्राइवेट सेक्टर ने एजुकेशन और हेल्थ को इतना एक्सपेंसिव बना दिया है कि वो एक आम आदमी की रीच के बियॉन्ड चला गया है। एक आम आदमी की रीच के कैसे पढ़े कोई बच्चा? एजुकेशन इतना महंगा है। ठीक है, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन देना। और सरकार क्या कर रही है कि जितने पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो उतने ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस नहीं खोल पा रही, तो उससे क्या हो रहा है फिर कि प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जब आप पैसे दे पा रहे हो तो आप सब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ। जो नहीं दे पा रहा वो नहीं जा रहा है। बात करेंगे आज अपन की एजुकेशन की क्या हालत है। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी हाई पॉपुलेशन। दूसरे नंबर पे हमने बात करी इनसफिशिएंट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है, जो काम हम मतलब देखो इसमें 2 बातें हैं। ट्रेनिंग प्रॉपर इसलिए भी नहीं है क्योंकि स्कूल में ट्रेनिंग से ओरिएंटेड पढ़ाई हो ही नहीं रही है। स्कूल में सिर्फ नॉलेज और डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है। कैसी पढ़ाई हो रही है? और पढ़ाई होनी चाहिए नॉलेज ओरिएंटेड। हमारा गोल होना चाहिए कि हम कुछ सीखेंगे आज इस क्लास में जाएंगे, तो हम वैसे सोच ही नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये पढ़ लूँ, ये एग्ज़ाम दे लूँ, इतने नंबर आ गए, जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट। ठीक है, तो उससे ट्रेनिंग हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही। और जो चीज़ें किताब से समझ में आ रही है, चलो वो तो हमने पढ़ ली। अब आपको पता है जर्मनी वगैरह में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स स्कूल में ही सिखा दिए जाते हैं। 5th, 6th, 7th क्लास में ही बता दिया जाता है भैया कि तेरे को अगर ये पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, लॉयर नहीं बनना है तो रख साइड में, कोई बात नहीं, जो तेरे को करना है वो बता।
क्या करना है, इंटीरियर करना है, इंटीरियर का कोर्स सिखाएंगे तेरे को 8th क्लास से 9th क्लास से। कारपेंटर बनना है, कारपेंटर ले, वो भी कोर्स अवेलेबल है। हर चीज़ स्किल बेस सीखो। किस चीज़ में शौक है, स्पोर्ट्स में जाना है, चलो स्पोर्ट्स का कोटा लगे। स्पोर्ट्स में भी किस स्पोर्ट में जाना है, जाओ उधर चल जाओ। मतलब जिस चीज़ में हमें काम करना है उसको स्कूल में ही सिखाया जा रहा है। ये है ट्रेनिंग। हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो फॉरेन कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी होता है क्या। हम तो वही सड़े गले सिस्टम के साथ आज तक चल रहे हैं और पता नहीं वही सड़ा गला सिस्टम कब तक चलेगा। ठीक है, इसलिए हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पा रहे। इतने मेडल आए हमारे, 6-7 मेडल। इतनी बड़ी कंट्री हमारी, 140 करोड़ हमारी आबादी है। शर्मनाक बात है। अभी पैरा ओलंपिक में तो फिर भी चलो बढ़िया मेडल आए, लेकिन मेन वाले जो ओलंपिक हुए उसमें कितने मेडल आए हमारे, एक भी गोल्ड नहीं आया। एक गोल्ड के लिए हम नीरज चोपड़ा से उम्मीदें लगाए बैठे थे कि भाई एक तो आ जाए कम से कम। वो बेचारा इंजर्ड था, नहीं तो वो लिया था गोल्ड। इतनी बड़ी कंट्री में एक गोल्ड आ रहा है, उसमें हम खुश हो रहे हैं। उसके अंदर मीडिया में इतना कवरेज दिखाया जा रहा है दिन भर। ठीक है, ये मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की कमी मानता हूँ। हमारे अंदर स्पोर्ट्स को लेकर वो धारणा बनी हुई है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बरोगे खराब। ये गलत है बिल्कुल। क्यों खेलोगे कूदोगे? ठीक है, खेलने कूदने के नाम पे क्रिकेट है बस, क्योंकि उसमें खूब पैसा है, तो उसके लिए माँ बाप मना नहीं करते। बाकी तुम कुछ भी चीज़ के लिए जाओ तो भाई, लड़के हमारे यहाँ बैडमिंटन खेल ले लड़कियों वाला गेम खेल रहे हैं। क्यों लड़कियों वाला? ठीक है, मैंने अभी वो जो बैडमिंटन में ओलंपिक्स में लक्ष्य सेन था, क्या कमाल लड़का था यार, 17-18 साल का, क्या कमाल, मज़ा आ गया। बहुत करीब था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल आ जाता। लेकिन चलो, तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा लोचा है हमारे यहाँ। सामने देखो, एक लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत ही लो है। फॉरेन कंपनीज़ या फॉरेन कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स उतने हाई, बस वही है कि हम डिग्री ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, नॉलेज ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहे। डिमांड सप्लाई में कमी है। जो एम्प्लॉयर हमसे मांगता है स्किल, या तो हमारे पास ज़्यादा है वो स्किल या कम है। तो ये डिमांड सप्लाई में कमी है। अभी जैसे मैं कोई पढ़ाने गया और उसने कहा कि भैया आप तो सीए हो, हमें अकाउंट्स पढ़ाने के लिए सीए नहीं चाहिए, हमें ग्रेजुएट ही चाहिए, तो वो मुझे नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ। और मान लो वो ग्रेजुएट को ले रहा है तो उसे पढ़ाना ही नहीं आ रहा, तो वो अंडर क्वालिफाइड हो गया फिर। तो डिमांड सप्लाई की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। और एक ब्रेन ड्रेन, हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इसलिए भी हमारी ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो पा रही है। यहाँ तक मैं आपको कल पढ़ा चुका। अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था हम लोग ह्यूमन कैपिटल में तभी कर पाएंगे अच्छा जब हम किस पे इन्वेस्ट करेंगे। 5 चीज़ें बताई दी, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ किसको डिटेल में समझाया जाएगा? एजुकेशन। पढ़ाई मैंने 5 चीज़ें थी इसमें, लेकिन डिटेल में सिर्फ किसको पढ़ेंगे? एजुकेशन को। किसको पढ़ेंगे? एजुकेशन। ध्यान से सुनना। पहला, इसको पॉज कर दो 1 मिनट, खोल दो बेटा वो। अरे वो पीछे वो बटन है ना, दोनों वो बंद कर दे। अब एजुकेशन में हम लोगों ने किस किस स्कीम में कितना खर्चा किया और उससे क्या आउटपुट आया, ये अब हम पढ़ेंगे। मैं आपको एजुकेशन के भारत के लिहाज से 8 एस्पेक्ट बताऊंगा। प्राइमरी एजुकेशन में हमने क्या किया, सेकेंडरी में क्या किया, हायर एजुकेशन में क्या किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या किया। अलग अलग स्कीमें बताऊंगा तुम्हें। सर सारी याद रखनी है क्या? मैं बोल भी दूंगा तो तुम सारी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि इसमें आज़ादी से लेकर अभी तक की सारी स्कीमें दे दी हैं। जवाहरलाल नेहरू आए तो उन्होंने एजुकेशन में क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, मनमोहन सिंह ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया। थोड़ी याद रख पाएंगे हम। तो हर स्कीम में कुछ नई बात थी, हमें वो नई वाली बात याद रखनी है जिस पे से ऑब्जेक्टिव आएगा। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि बताओ भारत ने आज़ादी के बाद एजुकेशन में क्या किया, सब लिख दो। ऐसा तो आएगा नहीं। हाँ, ऐसे राइटिंग कंपटीशन थोड़ी करना है उन्हें। क्वेश्चन कैसे बनेगा? टेक्निकल एस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी
अच्छी अच्छी स्कीमें भारत में आज तक आई है, उन हर अच्छी अच्छी स्कीमों पे मेन बातें हमें याद रखनी है। सुन रहे हो बराबर? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन आता है बेटा आपका नर्सरी से लेकर, सामने देखो, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक। आप सब पढ़े हुए हो 5th तक? श्योर? बराबर पढ़ा हुआ है समीर तू? चलो, तो आप सब बच्चे प्राइमरी एजुकेशन पास आउट हो तो भारत सरकार जब ये रेशो निकालेगी कि कितने बच्चे प्राइमरी एजुकेशन तक क्वालिफाइड है, तो आप सबका नाम, मेरा नाम उसमें आएगा। ऐसे करके हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो निकालते हैं कि कितना बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में एनरोल हुआ। वो रेशो हमारा सबसे अच्छा है बाकी के मुकाबले में। बाकी जो आगे पढ़ाऊँगा ना, उनमें सबसे अच्छा हमारा कौन सा रेशो है? प्राइमरी। कितना है? 94% के अराउंड है। पढ़ो, 96 से, सॉरी, कितना है? जो आज़ादी के वक्त सिर्फ 32% था। कितना था? जॉब कितना हो गया? और ये रेशो भी 2014-15 में था। अभी सर्च करोगे तो शायद 96.9 की जगह ये 98, 99 भी हो गया होगा। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है कि 5th क्लास तक हमारे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे हम निकालते हैं। तो भैया ये तो अच्छा ही होगा ना, इतनी बुरी हालत थोड़ी है कि 5th तक भी नहीं पढ़े होंगे। 5th तक तो हम हमारे मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो भी पढ़े होंगे, ठीक है, और उसके ऊपर भी जाएंगे तो शायद दादा दादी में भी निकल जाएंगे 5th तक, तो ठीक है। तो एनरोलमेंट रेशो तो हमारा अच्छा है, बट ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है। अच्छा ही होना चाहिए, इसको तो हम बेसिक मानते हैं, बेसिक कि इतना तो होना ही चाहिए। अब प्राइमरी एजुकेशन में हमने टारगेट रखा था इतने इतने किलोमीटर में एक स्कूल तो होना ही चाहिए, तो हमने वो टारगेट पूरे किए। कितने किलोमीटर की रेंज में एक स्कूल होना चाहिए, भले वो इतना सही हो। गांव में इतने से भी स्कूल होते हैं, ये कमरे, ये हॉल के बराबर। उसमें क्या होगा, 2-3 बच्चा नर्सरी का है, 4-5 बच्चा LKG का है। एक टीचर आएगा, इनको पढ़ा जाएगा, थोड़ा इनको पढ़ा दिया, थोड़ा इनको पढ़ा दिया, फिर एक टीचर आया, थोड़ा इनको, ट्यूशन टाइप होता है ना, वैसे भले वैसे ही कर लो तुम तो, लेकिन कम से कम छोटे छोटे गांव में हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेडियस में एक स्कूल होना चाहिए, ताकि प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिले। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा तो कम से कम लिखना पढ़ना तो आ जाएगा। अब हमारे लिए शर्मनाक बात हो जाए कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्राइमरी एजुकेशन, मुझे ये भी पढ़ना नहीं आ रहा। वो कम से कम 5th तक मुझे इतना तो आ जाएगा कि मैं एजुकेटेड बनूँ या ना बनूँ, लिटरेट तो बन जाऊँगा। बोलो, आई हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट, बस इतना तो होना चाहिए। पढ़ो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने फ्री कर दी 14 साल तक के बच्चों के लिए। 14 साल तक का हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, वो कोई जॉब नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। 94% हमारी रूरल पॉपुलेशन को 1 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल मिल जाएगा। अंडरलाइन कर लो, 1 किलोमीटर की रेडियस में। देखो, हमारे देश की 94% पॉपुलेशन को 1 किलोमीटर के रेडियस में क्या मिल जाएगा? स्कूल। बाकी के 6% जो पॉपुलेशन बची, ये रहती होंगी या तो हिली एरियाज़ में, या फिर नक्सलाइट और इस तरह के एरियाज़ में, जहाँ सरकार को बहुत मुश्किल हो रही है। नहीं तो ये परसेंटेज 100 ही होता पूरा। आप सोचो, जब हम 94 तक पहुँच गए तो 6% को क्यों छोड़ा हुआ है? ये 6% पॉपुलेशन रहती है हमारी हिली एरियाज़ में, जहाँ हर 1 किलोमीटर में स्कूल खोलना। आप कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, हाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इन जगहों पर, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। इन एरियाज़ में मुश्किल है हमारे लिए कि हम हर 1 किलोमीटर में क्या खोल दें? स्कूल खोल दें।
बाकी जो जो सरकार की रीच में थे, मैं स्कूल खोलने की बात कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार के डेटा से ये पता चल रहा है कि स्कूल तो खुल गया है, वहाँ टीचर जाते हैं कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, बोर्ड ये वाला तो हो ही नहीं सकता, नॉर्मल बोर्ड है कि नहीं, वो सब अभी डिबेटेबल है। स्कूल है लेकिन, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे देश में लोग सरकारी स्कूलों को उतनी तवज्जो नहीं देते, तो माँ बाप भी नहीं भेजते, कोशिश करते पहले तो वो, अब रूरल एरिया में तो पैसा ही नहीं है तो सरकारी में ही भेजेंगे, और कहाँ भेजेंगे, ठीक है। अब वो भेजते हैं तो टीचर साले यहाँ पे मक्कारी कर देते हैं, बराबर से जाते नहीं है, 7 दिन में 3 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, कोई उनकी जगह अटेंडेंस लगा के आ गया। ये प्रैक्टिस भी बहुत हो रही है। तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो खर्च कर देती है जैसे तैसे, लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको कैसे सही करें, लोगों का दिमाग कैसे साफ़ करें कि मुझे इतना मुट्ठा भर के आप सैलरी दे रहे हो तो मैं वहाँ जाके पढ़ा के तो आऊँ। पढ़ो। 2.23 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल में थे, जो 13 लाख हो गए। और परसेंटेज याद रखना, 32% से कितना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 97%। कितना, अंडरलाइन कर लेना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो किसे कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन एजुकेशन अपॉन टोटल नंबर। ऐसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी, टोटल स्टूडेंट नहीं, टोटल पॉपुलेशन इन दैट एज ग्रुप। जैसे अभी सपोज करो 6 साल से 14 साल की उम्र के 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? उसमें से स्कूल जाने वालों की संख्या है 96। 4 बच्चे किसी कारण से नहीं जाते हैं, और इनटू 100 कर दो क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो ये रेशो आ गया 96%। कितना आ गया ये रेशो? तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कैसे निकलता है, उस एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, उसमें से कितने स्कूल जाते हैं। तो 5th क्लास तक स्कूल जाने वाले ये 96% है। और इसमें भी बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पूरे इंडिया का रेशो है। इसको स्टेट वाइज देखोगे तो मैक्सिमम स्टेट में 100% है, केरला में 100% है, साउथ के सारे स्टेट में 100 है, नॉर्थ में भी, गुजरात में 100 होगा ये, महाराष्ट्र में भी 100 होगा ये। क्योंकि भैया मैं इसमें तीर नहीं मार रहा हूँ, ये सिर्फ उन बच्चों की बात हो रही है जो 5th क्लास तक, वहाँ तक तो पढ़ता ही है हर बच्चा। पैदा होते ही कम से कम एक गरीब से गरीब परिवार में भी जन्म लेगा तो 5th क्लास तक तो माँ बाप पढ़ाते हैं। प्राइवेट में पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, या कोई भी एक क्या बोलते हैं उसे पाठशाला टाइप में भी पढ़ा दे, बट वो इतने इस एज ग्रुप में तो वो बच्चे को स्कूल भेजेंगे, इतनी टेंडेंसी तो हमारी है, ठीक है। तो इसलिए ये रेशो 96-97% है। अब प्राइमरी एजुकेशन में हमने कितने प्रोग्राम चलाए हैं एक एक करके बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले सबसे बढ़िया अभियान है सर्व शिक्षा अभियान। कौन सा अभियान है? सर्व शिक्षा अभियान। दुनिया क्लासरूम से निकल रही है, स्कूल की घंटी बज रही है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले, हम मिलकर स्कूल चले।
ये सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था और इसका टाइटल यही था, स्कूल चले हम। ठीक है, ये ऐड उस समय में जब आई थी तो बहुत मतलब फेमस ऐड थी ये। ठीक है, बस टाइटल सॉन्ग एकदम इतना ज़्यादा फैसिलिटेटिंग था, मतलब इतना ज़्यादा कैचिंग था। अभी ये इसमें तो इतनी क्लियरली आवाज़ नहीं आई। ठीक है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मिशन था कि 6 से 14 साल का जो बच्चा है वो किसी भी हालत में घर पे नहीं रुकना चाहिए, किसी भी हालत में। ठीक है, और उस समय ये स्कीम लॉन्च हुई थी, 2004 में थी शायद, एक गलत लिखा हुआ है इसमें। नहीं हाँ, एक है, सही है, सॉरी, सही है, 2001 था, क्योंकि 4 में तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, 4 से 14 तक फिर वो रहे और 14 से फिर अभी मोदी जी है। तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में, अंडरलाइन कर लो, ये लॉन्च हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में, कि आपके स्टेट में जितने भी लोगों को आप स्कूल में एनरोल कराओगे उसका 75% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उस समय, और स्टेट गवर्नमेंट देती थी 25। तो ये 75-25 याद रखना, लिख लो कहीं पर। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आया था, ये याद रख लो। 2001 में आया था, ये याद रख लो। और कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए था? अभी ऐड आपको इसीलिए दिखाई है, आपके जैसे मुस्टंडे नज़र आए इस ऐड में? ठीक है, कौन नज़र आए? छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये स्कीम किसके लिए थी? छोटे छोटे बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के। समझे भाई? शुभ अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। सेकंड स्कीम मार्क करो, एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड ऑल्टरनेटिव इनोवेशन। अंडरलाइन कर लो, एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड ऑल्टरनेटिव इनोवेशन एजुकेशन। ये था, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, हर स्कीम में कुछ खास बात बताऊंगा, आपको खास बात याद रखनी है। ये स्कीम थी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, लेकिन उन बच्चों के लिए जो स्कूल से ड्रॉप आउट थे, जिन्होंने किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया, उनके लिए तो थी ये 6 से 14, लेकिन खास उन लोगों के लिए थी जो स्कूल ड्रॉप आउट थे। उन्होंने अपनी किसी फाइनेंशियल रीज़न से, किसी के माँ बाप नहीं है, कुछ ऐसी बात है, तो उनके लिए ये खास स्कीम थी। अंडरलाइन कर लो, डिज़ाइन टू प्रोवाइड एक्सेस टू दोज स्टूडेंट्स हु आर आउट ऑफ स्कूल। अंडरलाइन करो, आउट ऑफ स्कूल, इन एक्सेसिबल हैबिटेशन बिकॉज देर इज़ नो फॉर्मल स्कूल विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की रेडियस में जहाँ पे स्कूल नहीं था, या तो वो स्कूल इसलिए नहीं जा पाए या किसी और कारण से वो स्कूल नहीं जा पाए, तो ऐसे सब बच्चों के लिए ये स्कीम थी। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। इसमें क्या होता था मैं तुम्हें बताऊं। अब 6 से 14 साल की एज में बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर की रेडियस में कोई स्कूल नहीं है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट टाइम टीचरों को भेजती थी। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा कि एक झाड़ के ऊपर बोर्ड लगा रखा है, नीचे वो बिछा रखा है, क्या बोलते हैं उसे, चटाई वटाई। ठीक है, एक छोटा मोटा कुछ भी पंखा वंखा लगा दिया और एक टीचर शुरू हो गया वहीं पढ़ाने। ये स्कीम में था वो, कि भैया अगर स्कूल नहीं है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो एजुकेशन तो दो। अब वो जो बच्चे, जो टीचर आते थे ना, वो हाईली एजुकेटेड होते थे, उनमें इतनी समझ होती, वो ऐसे मक्कार वाले टीचर नहीं थे। वो ऐसे टीचरों को गवर्नमेंट हायर करती है जो पैसों के लिए काम नहीं करते, जिनका पढ़ाना पैशन होता है, तो वो अलग अलग गाँवों में जाते थे
एक्सेस करते थे, समझाते थे उन्हें एजुकेशन की अहमियत कि तुम्हारे यहाँ स्कूल नहीं है लेकिन मैं खुद इतने किलोमीटर दूर से तुम्हें पढ़ाने आऊँगा रोज़, तो तुम्हें यहाँ आना है 2 घंटे और पढ़ना है, ताकि मैं तुम्हें बेसिक लिखना पढ़ना, इंग्लिश हिंदी इसका बेसिक तो सिखा दूँ। तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने आज़ादी के बाद से अभी तक कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन चीज़ें जिस मैग्नीट्यूड के साथ होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाई। प्राइमरी में तो हुई है, प्राइमरी एजुकेशन में अगर हम इतने एफर्ट ना लगाते तो अंग्रेज़ हमें जिस हालत में छोड़ के गए थे उसके बाद हमने एजुकेशन के स्तर को बढ़ाया ही है, कम नहीं होने दिया कभी। ठीक है, ये तो बिल्कुल गरीमली हालत में छोड़ के गए थे। 32% इनरोलमेंट था, उसको हम कहाँ तक लिया है 97, कहाँ तक लिया है। अब बाकी की स्कीमें कल पढ़ाता हूँ मैं आपको।